वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटा, आज आपका इको का फर्स्ट डे है। आई जस्ट वांट टू नो कि कितना जनवरी बैच के और कितने मई बैच के। आप लोग कौन से बैच के हो? जनवरी, मई बैच। ओके। ऑनलाइन में जो बच्चे कनेक्टेड है, कौन कौन बेटा मई के हैं, कौन कौन जनवरी के हैं? योरसेल्फ बेटा, विच पर्टिकुलर बैच? जनवरी के मई? जनवरी, ओके। तो ये वाली जो क्लास हमने स्टार्ट की है ना, उसमें जनवरी एंड मई मिक्स्ड है। दिस इज ओनली फॉर अ वीक, फिर ये स्प्लिट हो जाएगा। मई वाले मई में कंटिन्यू करेंगे, जनवरी जो है दैट वुड गो टू जनवरी बैच। ओके। तो आई एम योर इकोनॉमिक्स मेंटोर। अभी तक जो आपने पढ़ा होगा, आपकी अकाउंट्स की बैच हो चुकी है और आपकी क्यूए की बैच हो चुकी है। तो विल स्पीक अकाउंट कि इकोनॉमिक्स में क्या आता है। ठीक है बेटा, जैसा हर सब्जेक्ट, देयर आर 4 सब्जेक्ट्स एंड हर सब्जेक्ट कितने का है? 100 मार्क्स का। इको भी कितने का है? 100 मार्क्स का। कितने बच्चों ने पहले इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है 11th-12th में? सबने पढ़ा हुआ है। अब आपका जो सब्जेक्ट था वो था इकोनॉमिक्स, और यहां पे जो सब्जेक्ट है वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो ये 100 मार्क्स का आता है। हम समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर उठाएंगे और उसी में हम पढ़ने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है और बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है। सो हमारे पढ़ाने का ढंग क्या रहेगा? हाउ आर वी गोइंग टू स्टडी? द थिंग इज दैट मेरी तरफ से जो आपको किताबें मिलेंगी, यू विल बी गेटिंग 2 बुक्स। ओके। कौन सी वाली 2 बुक्स? देखो, जैसे ये वाला, तो ये नोट्स मिलेंगे आपको। आपको एक किताब मिलेगी जिसमें पूरे नोट्स रहेंगे, कलरफुल नोट्स रहेंगे। आईसीआई का जो पूछने का तरीका होता है, तो मॉड्यूल के ही कंसेप्ट्स को वो फॉलो करता है। उसका जो मॉड्यूल का स्टडी मटेरियल होता है, इट फॉलोज दैट ओनली। तो वही वाली चीजों को मैंने बस कलरफुल करके, ब्यूटिफिकेशन करके, अच्छे से सजा करके रखा है। कंटेंट मैंने चेंज नहीं किया, क्योंकि जो कंटेंट आईसीआई लिखता है सेम कंटेंट वो पूछता। ठीक है। लेकिन हमारा जो इको है दैट इज प्योरली ऑब्जेक्टिव। मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑब्जेक्टिव पेपर अगर आपको सॉल्व करना है तो इंपॉर्टेंट होता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। इंपॉर्टेंट क्या होता है? कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो कई बार होता है ना, जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो आपको लगता है कि मुझे समझ में आ गया, लेकिन जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हो तब आप अटकते हो कि मुझसे ये नहीं हो रहा है, मुझसे वो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए एक पूरी किताब मिलेगी जिसमें क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपका जो सीए फाउंडेशन है वो तो मई 2018 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन इको में ऑब्जेक्टिव आना सीपीटी के समय से स्टार्ट हो गया है, फ्रॉम नवंबर 2006। तो आपको नवंबर 2006 से लेकर आज तक टिल डेट, मतलब अभी तो सितंबर की एग्जाम होने वाली है, तो सितंबर की एग्जाम इको की है 22 सितंबर। तो वो वाला पेपर भी मैं आपको दे दूंगी। तो करीबन 50 अटेम्प्ट के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, और जब आप 50 अटेम्प्ट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आए। ऑब्जेक्टिव में आपको स्पीड भी चाहिए, आपको एक्यूरेसी भी चाहिए, एंड ये दोनों आपको कैसे मिलेगा? विथ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस इज द वर्ड। कंसेप्ट पढ़ो, प्रैक्टिस करो। इसके अलावा आईसीआई का भी स्टडी मटेरियल आएगा। तो आईसीआई का जब स्टडी मटेरियल आएगा तो उसमें भी पीछे क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। ओके। तो आपको ज्यादा एम्फेसिस किस में डालना है बेटा? क्वेश्चंस को सॉल्व करने। करें। अब जनवरी वाली जो एग्जाम है वो मिड ऑफ जनवरी में होगी। तो पहले हम पूरा पढ़ लेंगे कंसेप्चुअल, सिंस थोड़ा सा लेट हो गए अपन आने में, तो थोड़ा सा लेंदी आस रखेंगे। सारे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे। उसके बाद में जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो एक बार थरो रिवीजन करेंगे एंड फॉलोड बाय टेस्ट। अभी भी एक एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम एक एक चैप्टर का टेस्ट लेते चले जाएंगे। लेकिन चूंकि आज हमारा फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे है तो हम किससे स्टार्ट करेंगे? इंट्रोडक्शंस। ओके। मई वाले बच्चों के लिए वी हैव एम्पल टाइम, हम आराम आराम से करेंगे। ठीक है। क्योंकि मई में एग्जाम है तो अप्रैल में हमारे मॉक टेस्ट वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे, मार्च तक हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। लेकिन जो बैच आज से स्टार्ट कर रहे हैं वो मई की बैच पहले कवर अप हो जाएगी।
ठीक है, जो आता जाएगा उसका पहले पहले कवर अप होता जाएगा। तो आज हम देखेंगे कि व्हाट आर द टॉपिक्स जो हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं। इफ वी आर डूइंग समथिंग, व्हाई डू वी हैव टू डू इट? आपने बोला, आप सबने बोला कि आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। ऑनलाइन के बच्चे बताओ बेटा, प्रीत, मधुसूदन, प्रियांशी, वंदना, विवेक, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? बोलो, कोई भी बोलो, इकोनॉमिक्स क्या होता है? किसी का हिंदी मीडियम है? किसी का हिंदी मीडियम है? नहीं? ओके। ऑनलाइन में तो किसी का हिंदी मीडियम नहीं है, लेट मी नो। यहाँ पे बुक्स जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? देश को कैसे चलाना है। ओके। रिसोर्सेस। ओके। तो बोला जाता है ये जो इकोनॉमिक्स है ना, वो क्यों बना, उसको समझने के पहले देखो मैं आपको एक पीपीटी दिखाती हूं। ओके। आपका नाम क्या बेटा? हितेश। मानो ये हितेश। ओके। अब हितेश आज कुछ ज्यादा ही खुश है। आप देखो, खुशी का कारण है क्या? कारण है, उसको एक नोट मिला 500 रुपीज का। इसने अच्छा काम किया था, होमवर्क किया था टाइम से, तो टीचर ने खुश होके 500 रुपए का नोट निकाला और हितेश को दे दिया। हितेश ने सोचा अब मैं क्या करूं। अब हितेश के मन में ख्वाहिशें जागने लगी। तो हितेश सोच रहा है क्या मैं मूवी देखने जाऊं, परम सुंदरी, है ना, उसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा भी बहुत अच्छा लग रहा है और जानवी कपूर तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। तो हितेश प्लान करता है कि अरे मैं अकेले क्या जाऊंगा, अपने फ्रेंड को कॉल करता है कि चलता है क्या मेरे साथ में। अब एक टिकट 200 रुपीज की आ रही है, तो दो टिकट 400 की आ रही है। तो उसको 400 रुपीज खर्च करने हैं। क्या उसके पास में 400 है? तो हाँ, उसके पास में तो 500 का नोट है, तो आराम से सिनेमा देख सकता है ना हितेश? लेकिन उसको लगता है जब मैं मूवी देखने जाऊंगा तो इंटरवल में सब कुछ ना कुछ खाते हैं, तो मुझे भी तो कुछ खाना होगा। तो उसका मन करता है पिज्जा खाने का, चीजी पिज्जा। कितने रुपए का आ रहा है पिज्जा? 350। ठीक है। और उसके पास में नोट कितने का है? 500 का। उसको मूवी भी देखनी है, उसको पिज्जा भी खाना है। तो मूवी के लिए ही नीड्स 400 रुपीज, पिज्जा के लिए 350। टोटल अमाउंट कितना चाहिए? 750। और उसके पास में है कितना? क्या वो दोनों वॉन्ट्स को पूरा कर पाएगा? पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब उसके मन में आता है क्यों ना मैं एक टी शर्ट भी खरीद लूं, मूवी देखने जा रहा हूं, थोड़ा सा स्मार्ट दिखूंगा ब्लैक कलर की टी शर्ट में। अब वो टी शर्ट कितने की आ रही? 450 की। और उसके पास में नोट कितने का है? और उसको टोटल अमाउंट कितना चाहिए? 400 रुपीज की तो टिकट, 350 का पिज्जा एंड 450 की टी शर्ट। इसको ऐड करोगे तो कितना है? 1200, 1200 चाहिए। और उसके पास में कितने का नोट है? तो क्या वो तीनों वॉन्ट्स को फुलफिल कर पाएगा? अब जो हितेश के साथ में हुआ, क्या ये अक्सर हमारे साथ में नहीं होता? जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो पैसा कम पड़ता है ना, ऐसा लगता है ये भी खरीद लो वो भी खरीद लो। जाते एक टी शर्ट खरीदने, हमारा मन आ जाता है 3 टी शर्ट खरीदने का। हम खाने जाते हैं, ऐसा लगता है कि काश आइसक्रीम भी खा पाते। तो दिस हैपेंस विद एवरीवन, एंड इसीलिए इकोनॉमिक्स बना है। तो इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड से बना है। कौन से ग्रीक वर्ड से बच्चों? ओइकोनोमिया। ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट आर वी स्टार्टिंग, हम ये पढ़ रहे हैं कि व्हाई इकोनॉमिक्स। ओके, कोई भी काम कर रहे हैं तो व्हाई डू वी हैव टू डू इट। तो पहले हम इकोनॉमिक्स समझेंगे और फिर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स समझेंगे। तो इकोनॉमिक्स वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। कौन से लैंग्वेज से निकला है बच्चे? ग्रीक वर्ड। ये कौन सा ग्रीक वर्ड है? ओइकोनोमिया।
ये आपने पढ़ा होगा शायद। कौन से ग्रीक वर्ड से निकला है? ओइकोनोमिया। और ओइकोनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड। हर घर की ये प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन जो हाउस होल्ड की प्रॉब्लम है वही तो कंट्री की प्रॉब्लम है। अग्री? हाउस होल्ड अलग थोड़ी ना। जिस समस्याओं से हाउस होल्ड जूझ रहा है उसी समस्या से द एंटायर कंट्री इज फेसिंग इट। तो क्या प्रॉब्लम है? तो बेटा इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फैक्ट्स। व्हाट डू यू कॉल इट? फंडामेंटल फैक्ट्स। मौलिक तथ्य बोलते हैं। और वो क्या होता है? फर्स्ट, हमारी जो वॉन्ट्स है वो कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है कि बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। क्या कहोगे बच्चे? ह्यूमन वॉन्ट्स कैसे हैं? अनलिमिटेड, बहुत सारी मांगे। ओके। लेकिन हमारे पास में जो रिसोर्सेस होते हैं उतने हो पाते हैं क्या? तो द रिसोर्सेस आर स्कैर्स। संसाधन कम होते हैं, रिसोर्सेस कम होते हैं। और केवल कम नहीं होते हैं, दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑल्सो। क्या बोलोगे बेटा? दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑल्सो। ठीक है बच्चे, इधर देखो क्या बोला है। ह्यूमन वॉन्ट्स कैसे हैं? अनलिमिटेड। रिसोर्सेस क्या है? कम। अब कम है तो हमें थोड़ा थोड़ा यूज करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि ज्यादा दिन तक चले तो थोड़ा थोड़ा यूज करोगे। लेकिन ना उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं तो और जल्दी खत्म हो जाता। जैसे हमने हितेश का एग्जाम्पल लिया। अब वो कितने रुपए का खर्चा करना चाहता है? 1200 का। उसके जेब में पैसा कितना? 500 का। ठीक है, तो द वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। अभी 2-3 मिनट रुकोगे तो हितेश की एक नई मांग आ जाएगी। तो वॉन्ट्स कभी खत्म नहीं होते। ह्यूमन वॉन्ट्स कैसे होते हैं? चलने वाले। तो द वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। लेकिन रिसोर्सेस कैसे हैं? लिमिटेड है। द रिसोर्सेस आर स्कैर्स। देखो रिसोर्स कितने का है? 500 का। वॉन्ट्स कितने की है? 1200। तो एक बात बताओ, आपका नाम बोलो बेटा। तो आशी, क्या ये 500 के नोट से वो टिकट खरीद पाएगा? क्या ये 500 के नोट से केवल पिज्जा खरीदना हो तो खरीद पाएगा? और वो टी शर्ट भी खरीद सकता है क्या? तो एक ही नोट, द रिसोर्स, उसके मल्टीपल यूजेस हो गए ना। यही नोट उसको टी शर्ट भी खरीद के दे सकता है, पिज्जा भी खरीद के दे सकता है, एंड ऑल्सो मूवी टिकट। तो क्या क्या बोला? हमारी मांगे कैसी है? बहुत सारी। द वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेज आर स्कैर्स। कम पड़ता है, लिमिटेड है। एंड रोहित, दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। उसके बहुत सारे यूज होते हैं, वैकल्पिक उपयोग होते हैं। ओके, तो क्या हम सारी वॉन्ट्स को पूरा कर पाएंगे? नहीं पूरा कर पाएंगे। ये बताने के लिए एक नया सब्जेक्ट इवॉल्व हुआ है, उसका नाम है इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स हमें क्या समझाता है कि देखो द वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, इतनी सारी मांगे हैं और आपके पास में रिसोर्सेस तो कम है, तो आप सारी वॉन्ट्स को तो कतई पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें सोचना पड़ता है कौन सी वांट को पूरा करें, कौन सी वांट को पूरा ना करें। क्या आप लोग ने ये कॉपी किया? तो इकोनॉमिक्स कौन से लैंग्वेज के वर्ड से निकला है? ग्रीक वर्ड। कौन सा ग्रीक वर्ड? ओइकोनोमिया। व्हाट डज दैट मीन? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड के साथ में क्यों को रिलेट कर रहा है? क्योंकि जो हाउस होल्ड की प्रॉब्लम है वही किसी कंट्री की प्रॉब्लम है, और जो कंट्री की प्रॉब्लम है वही वर्ल्ड इकोनॉमी की प्रॉब्लम। ओके, और क्या प्रॉब्लम है? ये जो हमने लिखा है। क्या लिखा है? हमारी वॉन्ट्स कैसी है? अनलिमिटेड। रिसोर्सेस कैसे हैं? लिमिटेड। एंड उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं।
कंट्री में भी यही होता है, कंट्री के पास में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। पॉवर्टी को दूर करना है, मतलब गरीबी को, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक करना है, पावर प्रोडक्शन भी लेके ठीक करना है, हमें एक्सपोर्ट को भी लेके बढ़ाना है, हमें ऊंची इमारतें भी बढ़ाना है, हमें हॉस्पिटल्स खोलने हैं, स्कूल कॉलेजेस खोलने हैं, है ना, बहुत सारे काम। लेकिन कंट्री के पास में जो रिसोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। तो इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र, व्हाट डज इट स्टेट? वो आपको यही बताता है कि सारी वांट्स को पूरा करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप सारी वांट्स को पूरा नहीं कर पाओगे क्योंकि रिसोर्सेस तो आपके पास में कम है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए अंशुल? हमें प्रायोरिटी सेट करना चाहिए, हमें प्राथमिकताएं तय करना चाहिए और हमें उन वांट्स को पूरा करना चाहिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी वांट्स को पूरा करना चाहिए? जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन वांट्स को पूरा करो, क्योंकि सारी वांट्स को पूरा नहीं कर सकते। जैसे आपके फादर के पास में लोड होगा, हॉस्टल की फीस, कोचिंग की फीस, आईसीआई के रजिस्ट्रेशन की फीस, तो पापा आपका रजिस्ट्रेशन करने को ज्यादा प्रायोरिटी मानेंगे कि मुंबई घुमाना। अगर लिमिटेड फंड्स होंगे तो क्या करेंगे? पापा आपका रजिस्ट्रेशन करवाना पहले पसंद करेंगे, बोलेंगे मुंबई तो कभी भी घुमा दूंगा, है कि नहीं? अगर आपका कल एग्जाम है तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो पढ़ना ज्यादा जरूरी है कि व्हाट्सएप के जवाब देना? क्या बोलते हो? ये पढ़ना ज्यादा जरूरी है, ठीक है? एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है कि रील बनाना ज्यादा जरूरी? क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आप भी तो जीवन में क्या कर रहे हो? प्रायोरिटीज। क्योंकि आपके पास में भी तो टाइम नाम का रिसोर्स कम है। अभी 12th की एग्जाम दी थी, यू अंडरस्टैंड दैट, कि आपके पास में समय लिमिटेड था, मतलब द रिसोर्सेज वे फ्यू, लेकिन बहुत सारी वांट्स थी, तो आपको कंपेयर करना पड़ रहा था ना कि कौन सी वांट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन वांट्स को पूरा करोगे जो कि आपको लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर है? इकोनॉमिक्स कौन से लैंग्वेज से डिराइव हुआ है? ग्रीक। कौन सा वर्ड था वो? उसका मीनिंग क्या था? अपने हाउस होल्ड के साथ में क्यों कनेक्ट किया? क्योंकि जो हाउस होल्ड की प्रॉब्लम है वही इकोनॉमी की प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? The wants are unlimited, the resources are, and they have alternative uses also. तो इकोनॉमिक्स हमें क्या समझा रहा है? क्या करने को कहता है? कि प्रायोरिटी सेट करो। प्राथमिकता क्यों तय करनी है? प्रायोरिटी सेट करने की क्या जरूरत है? क्योंकि आप सारी वांट्स को तो पूरा कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, लिखो, ऑल वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। ऑल वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, सभी मांगों को पूरा नहीं कर सकते। ऑल वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, and so economics as a subject, all wants cannot be satisfied, and so economics as a subject states that we should fix up the priorities. And so economics as a subject states that we should fix up the priorities. हमें प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए, and fulfill the wants which are more important. Fulfill the wants which are more important. All wants cannot be satisfied, and so economics as a subject states that we should fulfill the wants which are more important. है ना? We should fix up the priorities and fulfill the wants which are more important. Okay? तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? डिड यू गेट इट? क्यों हमें पढ़ना पड़ता है इकोनॉमिक्स?
क्या ज्ञान देता है इकोनॉमिक्स, करेक्ट। बेटा आज क्योंकि इंट्रो वाला दिन है तो पहले हमको देखना चाहिए कि व्हाट आर द टॉपिक्स वी हैव टू कवर। ओके, तो सबसे पहला वाला टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसमें सबसे पहले हम इससे पढ़ेंगे कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, दोनों के बीच का अंतर पढ़ेंगे। अब सारे चैप्टर सेम वेटेज का नहीं, टोटल जो चैप्टर्स हमें पढ़ना है वो है 10। अब 10 में से 2 चैप्टर्स है 5 मार्क्स वाले, तो ये जो पहला चैप्टर है जिसको कल हम स्टार्ट करने वाले हैं वो मेयरली 5 मार्क्स का। ओके, एक चैप्टर और है जो 5 मार्क्स का, जिसका नाम है बिजनेस साइकिल्स। क्या नाम है? बिजनेस साइकिल्स। ओके, इसको समझने के पहले कि बिजनेस साइकिल्स क्या होता है, क्या बता सकते हो कितनी कंट्रीज है पूरी वर्ल्ड में? 195। ठीक है, टोटल कितनी कंट्रीज है? 195। ओके, क्योंकि 196 क्यों? हांगकांग बोलता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, तो हांगकांग को इंडिपेंडेंट मानेंगे तो 196, लेकिन चाइना बोलता है ये मेरा प्रोविंस है, अगर चाइना के अंडर का मानेंगे तो 195। ओके, तो 195 कंट्रीज में लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी है? सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएस। लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड में कौन सा है? यूएस, नंबर 1 इकोनॉमी। सेकेंड पोजीशन में कौन है? चाइना। थर्ड पे कौन है? थर्ड पे कौन है? जर्मनी। थर्ड पे कौन आता है? जर्मनी। फर्स्ट में यूएस, सेकेंड पे चाइना, ड्रैगन, थर्ड पे जर्मनी, फोर्थ पे क्या आपको पता है? इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है ना, 4th लार्जेस्ट। फिफ्थ पे कौन है? हमने किसको बीट किया अभी अभी कुछ महीने पहले? जापान। हमने किसको बीट किया है? जापान को। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? जर्मनी। हम क्या बनना चाहते हैं? द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जर्मनी हमसे थोड़ा सा आगे। ओके ओके, अब बताओ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड कौन सा है? फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, दैट इज इंडिया। अभी हमारा लास्ट क्वार्टर का ग्रोथ रेट गया था 7.8%, लेकिन ईयर का जो ग्रोथ रेट है हमने टारगेट बनाया था 6.3%। पूरा जो देश का ग्रोथ रेट चल रहा है दैट इज 6.2%, 6.3%। हालांकि हमारा लास्ट क्वार्टर वाज फैबुलस, उसमें हमारा 7.8% का ग्रोथ रेट गया है। अगले क्वार्टर का सेम ग्रोथ रेट हम बरकरार रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे? हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून, इसका ग्रोथ रेट जो 7.8% हमने हासिल किया, जिसमें हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया, क्या हम सेम ग्रोथ रेट कमिंग क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर मेंटेन कर पाएंगे? हाँ कि ना? यस। क्या वर्ल्ड इकोनॉमी में कुछ चल रहा है? कुछ केओस चल रहा है क्या? डोनाल्ड ट्रंप नाम की शख्सियत को जानते हो? उसका चेहरा देखा है? तो हमारे लिए अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है? अभी उसने हमारे साथ में क्या किया? उसने टैरिफ लगाया। क्या लगाया? टैरिफ। अब ये बताओ टैरिफ क्या होता है और टैरिफ का अफेक्ट क्या पड़ता है? व्हाट इज अ टैरिफ? तो बच्चों देखो, इंडिया के ऊपर उसने 50% का टैरिफ लगाया। कितने का? 50% का। अब ये टैरिफ क्या? टैरिफ का दूसरा नाम होता है कस्टम ड्यूटी। क्या होता है बच्चे? कस्टम ड्यूटी। तो जब हमारा जो इंडिया है वो एक कस्टम टेरिटरी है। इंडिया क्या है बच्चा? कस्टम टेरिटरी। यूएस एक दूसरा कस्टम टेरिटरी है। तो एक कस्टम टेरिटरी से जब सामान दूसरे की कस्टम टेरिटरी में जाता है तो कुछ चार्जेस लिए जाते हैं। पहले इंडिया का जो सामान जाता था ऑन एन एवरेज 3 to 5% का टैरिफ था,
3 से 5% का ही टैरिफ। मतलब हमारे देश से अगर 100 रुपीज का सामान जाता था तो अगर 3 रुपए का टैरिफ है, 3% का टैरिफ है, तो 103 में बिकता था। तो हमारे देश का गुड कंपेरेटिवली चीपर रहता था, दूसरे देशों के मुकाबले चीपर रहता था, तो हमारा देश का सामान बहुत बिकता था। डोनाल्ड ट्रंप आया पावर में, पहले उसने हमारे ऊपर 30% लगाया, फिर गिरा करके 10% लगाया, लेकिन अभी कुछ बातों से चिढ़ गया, कुछ बातों से इंडिया से चिढ़ गया। इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तो मोदी जी को उसने क्या बोला था, मैंने मध्यस्थता की, मैंने बोला तब तुम्हारा ये जो वॉर है वो खत्म हुआ, युद्ध समाप्त हुआ। अब मोदी जी ने क्या बोला, तुम्हारे कहने पे मैंने खत्म नहीं किया, मैंने खुद से खत्म किया। तो उनकी ईगो में एक डेंट लगा, तो उन्होंने इंडिया का टैरिफ 25%, और फिर बोले तुम रशिया से ऑयल क्यों खरीद रहे हो, तुम रशिया से ऑयल खरीदते हो तो रशिया कमाता है, रशिया कमाता है, उस पैसे से वो यूक्रेन पे अटैक करता है, तो तुम यूक्रेन के वॉर को प्रमोट कर रहे हो, तो रशिया से तेल खरीदने के कारण हम तुम्हारे ऊपर 25% का टैरिफ पेनाल्टी के रूप में और लगाएंगे। मतलब 25% प्लस 25%, आई मेक इट 50% टैरिफ। जबकि रशिया से सबसे ज्यादा सामान आज की डेट में यूएस खरीद रहा है। तो जब उसने ऐसा अनाउंसमेंट किया तो इंडिया ने निकाल दिया कि आप तो खरीद रहे हो, और सबसे ज्यादा तो आप ही खरीद रहे हो, तेल नहीं खरीद रहे हो तो दूसरे प्रोडक्ट्स तो खरीद रहे हो। उसका तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हमारे ऊपर टैरिफ इम्पोज कर दिया। तो बेटा अगर हमारे देश में 100 रुपीज का सामान बनता है तो यूएस में जाके इट बिकम्स 150, जो कि पहले 103 के आसपास था। अब उसने बहुत इंटेलिजेंटली खेला, जिन चीजों की जरूरत थी उस पर टैरिफ नहीं लगाया। जैसे वो हमारे देश की दवाइयों पे डिपेंडेंट है, फार्मास्यूटिकल, उस पर नहीं लगाया। हमारे देश के इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, स्पेयर पार्ट्स पे डिपेंडेंट है, उस पर नहीं लगाया। उसने टेक्सटाइल पे लगा दिया। किस किस पे बेटा, टेक्सटाइल पे लगा दिया। उसने जेम्स एंड ज्वेलरी के ऊपर लगा दिया, और भी बहुत सारे आइटम्स के ऊपर उसने लगा दिया। तो ना अगर अमेरिकन व्यक्ति खरीदेगा तो उसको 150 पे करना पड़ेगा। तो इसका अफेक्ट आया, उसका क्या अफेक्ट आया, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कैंसिल होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर्स है ना, पड़ोसी राज्य, वियतनाम 19% का टैरिफ, पाकिस्तान 19% का टैरिफ, ठीक है, बांग्लादेश पे भी 19% का टैरिफ, यहां तक कि चाइना में भी हमसे कम, और हमारे ऊपर थोप दिया बहुत सारा टैरिफ। तो हमारे सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कम होने लगे, और जिन लोगों ने हमारे देश में इन्वेस्टमेंट किया था उन्होंने पैसा बाहर पुल करना स्टार्ट कर दिया। तो हमारे देश में डॉलर कम हो गया, हमारे देश में डॉलर क्या हो गया, कम हो गया, हमारा रुपया भी कमजोर हो गया। अब अगर ऑर्डर ही कैंसिल हो जाएंगे तो बना के क्या करोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता था हमारे यूएस में, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किस में होता था, यूएस में होता था। लेकिन यहां पे तो हमारा ऑर्डर कैंसिल होना स्टार्ट हो गया, तो हमारे एक्सपोर्टर्स बहुत दुखी हैं। तो हमारे देश के ग्रोथ रेट पे फर्क पड़ेगा कि नहीं फर्क पड़ेगा, हमारे देश के ग्रोथ रेट पे फर्क पड़ेगा। तो इंडिया हाथ पे हाथ धर के बैठा है कि कुछ कर रहा है, इंडिया हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है कि कुछ कर रहा है। तो आपको जान के अच्छा लगेगा, हमारे चाइना के साथ में हमने अग्रीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अभी मोदी जी इज इन चाइना ओनली, चाइना के साथ में बातचीत स्टार्ट हो गई, और हम चाइना के साथ में ट्रेड बढ़ा रहे। तो जो सामान हमारा यूएस में बिकता था अब हम यूएस से शिफ्ट करेंगे चाइना। यूके के साथ में हमारा अग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है, और रशिया ने बोला है अगर यूएस खरीदने से मना करता है तो नॉट टू वरी, तो मुझे क्यों नहीं बेचते थे, विथ ओपन आर्म्स आप आ जाओ मेरे देश में। और हम उससे ऑयल खरीदते थे, उसने पेनाल्टी लगाया ना, उसने हमारे ऑयल को 5% से और सस्ता कर दिया। तो
एकदम से तो नहीं होगा बेटा। हम दूसरे मार्केट्स को सर्च करें, यूके, रशिया, यूएस। यूएस तो गया, चाइना, लेकिन इट वुड टेक टाइम ना, एकदम से तो नहीं होगा। तो शायद अभी ग्रोथ रेट थोड़ा सा कम हो जाएगा, मे बी। अमेरिका के लोग डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप से बोला तुम अपनी मर्जी से टैरिफ नहीं थोप सकते, लेकिन उसकी सुनवाई है अक्टूबर में, मिड ऑफ अक्टूबर में इसके ऊपर चर्चा हो। तब तक तो हमारे पर इतने ही टैरिफ लगा हुआ रहेगा, 50% का टैरिफ। तो शायद थोड़ा सा ग्रोथ रेट कम हो जाएगा। इसी को तो बोलते हैं बिजनेस साइकिल। तो देखो हमारा दूसरा चैप्टर का नाम क्या है, बिजनेस साइकिल। ओके। तो इकोनॉमिक्स बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स केवल ये नहीं है जो हमारे सिलेबस में है। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो वर्ल्ड इकोनॉमी को देखो, क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है, जो हमारे सिलेबस में है वही वर्ल्ड इकोनॉमी में। तो ये टैरिफ का पूरा चैप्टर है हमारे सिलेबस में। तो बिजनेस साइकिल बोलता है देश में एक जैसी स्थिति नहीं होती, कभी अच्छा फेज आता है तो कभी बुरा फेज आता है। ठीक है। तो अगर अच्छा फेज आता है तो इकोनॉमी तेजी से बढ़ती है, और जब इकोनॉमी तेजी से बढ़ती है तब हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सपांशन। तो समृद्धि, त्रिशा, देखो बेटा व्हाट डू वी से, जब इकोनॉमी तेजी से बढ़ती है इसको क्या पुकारते हो, एक्सपांशन। देश एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है। लेकिन जब सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं रहती है, स्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती है, तो कभी कभी क्या होता है, रिसेशन। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। अमेरिका में कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, रिसेशन। लेकिन धीरे धीरे रेवेन्यू ज्यादा बढ़ रहा है, टैरिफ लगा लगा के कमाई बढ़ रही है। उसका ग्रोथ रेट 3.3% हो गया। कितना हो गया बेटा, 3.3%। जबकि हमारा ग्रोथ रेट तो अप्रॉक्स 6.3% है, और लास्ट क्वार्टर का देखोगे तो 7.8%। तो ग्रोथ रेट में तो हम उससे बहुत आगे, लेकिन वो हमसे बड़ी इकोनॉमी। वो जो इकोनॉमी है वो है $28 ट्रिलियन इकोनॉमी, और हमारी $4.2 ट्रिलियन इकोनॉमी। ओके। तो लॉन्ग वे टू गो, लेकिन धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे। तो बिजनेस साइकिल का जो चैप्टर है वो यही बताता है कि स्थितियां एक जैसी नहीं होती, कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है। हमारे जीवन में भी यही होता है ना, कभी अच्छा आता है कभी बुरा आता है। तो ये जो चैप्टर है बच्चों, अगेन 5 मार्क्स का। तो दो चैप्टर्स है 5 मार्क्स वाले। एक ये वाला इंट्रोडक्शन कि इकोनॉमिक्स क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, और अगला वाला है 5 मार्क्स का। ओके। अब ये हम पढ़ रहे हैं तीसरा वाला। ओके। बेटा आप अपना नाम बताइए, क्या बेटा। ओके। आप सोचो, इमेजिन करो कि आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। क्या स्टार्ट कर रहे हो महिमा, एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले क्या सोचोगे, सबसे पहले क्या डिसीजन लोगे। यस बेटा, वेरी गुड। रोहित आप बोलो, सबसे पहले क्या सोचोगे। तो महिमा क्या वो सही बोल रहा है, क्या हम देखेंगे कि क्या चाहिए, क्यों क्यों देखेंगे। जैसे अभी गणेश चतुर्थी चल रही है, तो अगर आपको दुकान खोलनी है तो सबसे ज्यादा कौन सी चलनी है, मिठाई वाली दुकान, है ना, फूलों की दुकान, माला की दुकान। ठीक है। फिर थोड़े समय के बाद में जब गरबे आएंगे, नवरात्रे आएंगे, तब गरबे की ड्रेसेस, है ना, साबूदाने की खिचड़ी, ये ज्यादा चलेगी। तो सबसे पहले आपके नाक कान सब खुले रखने चाहिए, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा व्हाट डू द पीपल वांट। ठीक है। तो अगर आप गलत समय में गलत चीज बनाना स्टार्ट करोगे, है ना, तब दिक्कत आ जाएगी। आप फटाके राखी के समय बनाओगे क्या, और दिवाली के समय में राखी बेचोगे क्या, नहीं ना। तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए। ठीक है। आप कंटिन्यू करो।
जब आपको समझ में आ जाएगा कि कस्टमर को क्या चाहिए, फिर क्या करोगे? प्रोडक्ट को डिजाइन करो। ओके, आप बोलो बेटा, आप क्या करोगे? मालूम पड़ गया क्या चाहिए, देन फिर क्या हमको ये देखना चाहिए देश कि कितना चाहिए? अगर आपने प्लान कर लिया है कि मुझे तो मिठाई बेचनी है, तो बहुत सारे मिठाई वाले, तो आपको पहले सोचना पड़ेगा ना कितना बेचूं, है ना? सबसे ज्यादा मोदक बिक रहा होगा या बूंदी की मिठाई मिठाई बिक रही होगी, तो आपको ये भी तो सोचना पड़ेगा कितना। तब आप क्या करोगे? डिमांड निकालोगे। तो आपको मालूम पड़ गया कि क्या चाहिए और कितना चाहिए, फिर राशि क्या करोगे? प्राइस वगैरह चेक करोगे। प्रोडक्शन का तरीका भी तो प्लान करोगे हितेश। अब पहले आपने देखा क्या चाहिए, फिर आपने देखा कितना चाहिए, अब आपको सप्लाई करना है। लेकिन सप्लाई करने के पहले तो बनाना पड़ेगा, मतलब प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और फिर प्रोडक्शन करके क्या करोगे? बेचोगे। लेकिन प्रोडक्शन करते समय कॉस्ट को ज्यादा रखने का प्लान करोगे कि कम? क्यों? कॉस्ट को क्यों कम रखना है? बढ़ने दो ज्यादा। क्या फायदा होगा कॉस्ट को कम रखने से? आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कॉस्ट जितनी कम रखोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो बेटा ये सब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आपके चैप्टर्स के नाम, ठीक है? आप या तो सीए करने के बाद में एक ऑडिटर बन जाओगे, बिजनेसेस का जा जाके ऑडिट करोगे, या फिर हो सकता है कि सीए बनने के बाद में यू स्टार्ट विथ योर ओन बिजनेस, जैसे राकेश झुंझुनवाला ने किया था। पहले तो सीए बना, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट किया, बन गया था ना हमारे देश का रिचेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, सो बेटा आपको समझना पड़ता है कंज्यूमर का बिहेवियर। अभी कंज्यूमर को क्या चाहिए, ठीक है? फिर आप सोचते हो कि कितनी डिमांड है, और जब आपको डिमांड समझ में आ जाती है तो आप सप्लाई करोगे। तो ये जो चैप्टर है इसमें 3 यूनिट्स है, डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर। टोटल कितने मार्क्स का आता है? 10 मार्क्स का आता है। करेक्ट बेटा? सबसे ज्यादा जो आता है दैट कम्स फ्रॉम डिमांड। सबसे ज्यादा किसमें से आता है? डिमांड। जैसे इस बार का जो पेपर आया था उसमें 7 क्वेश्चंस तो डिमांड से ही दे दिए थे, बाकी से कम दिया था, कंज्यूमर बिहेवियर से 2 और सप्लाई से 1। लेकिन बस ये श्योरिटी के मिला के 10 देगा, तो एक बार डिमांड से 5 ही दिया, तो कंज्यूमर बिहेवियर से ज्यादा दे दिया, अकॉर्डिंगली सप्लाई से कम कर दिया। तो वंस बेटा यू नो कि क्या बनाना है, कितना बनाना है, अब आपको प्रोड्यूस करना है। अब प्रोडक्शन के समय क्या सोचते हो? प्रोडक्शन के समय क्या सोचोगे? इनपुट, आउटपुट, कौन सी वाली टेक्नोलॉजी वापरोगे, ये सब सोचना पड़ेगा। तो इनपुट, आउटपुट और टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हो, और फिर कॉस्ट को मिनिमाइज करते हो। हर कोई कॉस्ट को मिनिमाइज करने का प्लान करता है। हमारे देश में एयरलाइंस में मार्केट लीडर कौन है? इंडिगो है। वेरी गुड, इंडिगो इज द मार्केट लीडर। इंडिगो कॉस्ट कटिंग पे काम करता है, ऑफ कोर्स करता है। तो दिन के समय में पायलट्स को लाइट जलाना अलाउड नहीं है, और बेटा वो क्या करता है? अपनी नंबर ऑफ फ्लाइट्स को मैक्सिमाइज करने का प्रयास करता है, क्योंकि एयर हॉस्टेस का पेमेंट तो देना है, पायलट का पेमेंट तो देना है। तो एक दिन में जितनी ज्यादा उड़ानें भरेंगे उतना ज्यादा वो कमाएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं बेटा, जब फ्लाइट चल रही होती है तो जो खाने को देते हैं उसके जो वेस्ट होते हैं, मतलब पैकेट्स वगैरह होते हैं, तो एयर हॉस्टेस पहले से ही कलेक्ट कर लेती है। ड्यूरिंग द फ्लाइट वो लेके आती है, जिसका कचरा है डस्टबिन में डालो 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 डालो। और जैसे पैसेंजर उतरते हैं, नहीं तो फिर क्लीनिंग स्टाफ बुलवाना पड़ेगा, फिर वो 1 आध घंटे तक क्लीनिंग करेगा। तो यहाँ पे एयर हॉस्टेसेस ने पूरा वेस्ट ले लिया होता है। तो द मोमेंट दे लैंड, कुछ समय के बाद में वापस से रिटर्न फ्लाइट आ जाती है या किसी और जगह में फ्लाइट जाती। तो अगर आप चाहते हो कि आप ज्यादा मुनाफा कमाओ, अगर आप चाहते हो कि आप मार्केट लीडरशिप रखो, तो आपको वो सारे तरीके अपनाने पड़ेंगे जिससे आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाओ। और प्रॉफिट ज्यादा करने के लिए आपको कॉस्ट क्या करनी पड़ेगी?
कम से कम, नहीं तो मालूम पड़ता प्लेन लैंड हुआ, अब क्लीनिंग स्टाफ को कॉल करोगे, क्लीनिंग स्टाफ आएगा, फिर प्लेन की सफाई करेगा, तो मालूम पड़ेगा एक दिन में केवल 2 ही फ्लाइट्स लगा पा रहे, और जब ये सब कर पा रहे हैं तो एक दिन में 5 फ्लाइट्स वो कर पा रहे हैं, तो इससे प्रॉफिट बढ़ेगा ना। इसके कारण इंडिगो जो है दैट इज अंडर मार्केट लीडरशिप। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। एक बार फिर बेटा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट मिला के आता है 10 मार्क्स का। इट्स नॉट नेसेसरी कि 5-5 नंबर का आएगा, शुरू में 5-5 का दिया था, इस बार तो लिमिट को एक्सीड कर दिया था May 25 के पेपर में, क्योंकि 7 मार्क्स का प्रोडक्शन था, 5 मार्क्स का कॉस्ट दे दिया था, इंस्टेड ऑफ 10 उन्होंने 12 मार्क्स का पूछ लिया था। लेकिन ये पहली बार हुआ है, अदरवाइज 10 मार्क्स का आता है, प्रोडक्शन का थोड़ा सा ज्यादा, कॉस्ट को थोड़ा सा कम। तो बच्चों अब तो आपका प्रोडक्ट रेडी हो चुका है, अब प्रोडक्ट रेडी हो गया है तो अब क्या सोच रहे हो, अब क्या करना पड़ेगा। अब ये सब बनाया क्यों है, मार्केट में बेचने के लिए। तो जब आप मार्केट में बेचोगे तो हितेश और क्या आपको प्लान करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, प्राइस सोचनी पड़ेगी, प्राइस सोचनी पड़ेगी। प्राइस ज्यादा रखोगे कि कम, मार्केट कंडीशंस पे और आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा। एप्पल कंपनी अपने एप्पल के मोबाइल की प्राइस ज्यादा रख सकती है कि नहीं रख सकती है, क्योंकि एप्पल इज अ बिग ब्रांड, वो रख सकता है। माइक्रोमैक्स क्या एप्पल जितनी कीमत रख पाएगा, तो आपको खुद चेक करना पड़ता है कि आपकी मार्केट पावर क्या है। क्या बोलते हैं बेटा इसको, कौन सा टर्म, मार्केट पावर। मार्केट पावर मतलब कितना हाई प्राइसेस आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ना, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, दिस इज ऑफ 15 मार्क्स। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के मार्केट्स पढ़ेंगे, सबके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, कैसे डिसीजन लेते हैं, कैसे प्रॉफिट कैलकुलेशन होता है, ये सब पढ़ेंगे। दिस इज एन इंपॉर्टेंट येट इंटरेस्टिंग चैप्टर। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो है ना वो आपके स्कोर बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स कंपेरेटिवली इजियर है। आप एक नया सब्जेक्ट पढ़ोगे दैट इज लॉ, मेरे लेक्चर के जस्ट बाद आपका लॉ का लेक्चर स्टार्ट होगा, दैट इज द सब्जेक्ट दैट यू हैव नेवर स्टडीड बिफोर, है ना। और लॉ और अकाउंट्स होता है बेटा सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव का मतलब होता है वो 4 गोले नहीं मिलेंगे, आपको लिखना पड़ेगा, तो उसमें इतने आसानी से नंबर नहीं मिलेंगे। चलो अकाउंट्स में तो फिर भी मिल जाएगा, क्योंकि सम्स को सॉल्व करोगे तो उसमें कौन काट सकता है नंबर, लेकिन लॉ तो पूरा थ्योरेटिकल है, उसमें लिखना पड़ेगा। अब कितने बच्चों को मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, अधिकांश लोगों को डर लगता है। अब डर लगता है तो हो सकता है कि 100 में से 100 ना मिले। इकोनॉमिक्स किस किस को इजी लगता है, इकोनॉमिक्स किस किस को इजी लगता है, नहीं लगता, नहीं लगता, आपको भी नहीं लगता। चारों में तो आप देखोगे इकोनॉमिक्स वुड बी इजियर, तो इट्स अ चैलेंज फॉर मी कि मुझे इकोनॉमिक्स एकदम इजी बना के बताना पड़ेगा। आज का समझ में आया जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो हम इकोनॉमिक्स को बहुत इजी बना के पढ़ेंगे और बताऊंगी कि व्हाट कम्स इन एग्जाम, व्हाट डजंट कम इन एग्जाम, ठीक है। तो ये चैप्टर 15 मार्क्स का, करेक्ट बेटा। उसके अलावा है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, ये तो 12th में था, सब बच्चों का था 12th में। अच्छा लगता है चैप्टर कि नहीं अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, काफी हद तक 12th का है, लेकिन सारे कंसेप्ट 12th के नहीं है, हम कुछ कुछ तो एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। ये भी आता है 15 मार्क्स, ठीक है। ये वाला चैप्टर कितने का आएगा, 15 मार्क्स। काफी चीजें जो आपने पढ़ी हुई है, कौन से मेथड्स होते हैं, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का अंतर क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। तो 2 चैप्टर 5 मार्क्स, 2 चैप्टर 15 मार्क्स, कितने चैप्टर्स हो गए, 2 5 मार्क्स, 2 15 मार्क्स, कितने हुए, है ना, 4 चैप्टर्स, रिमेनिंग कितने चैप्टर्स, 6, हर चैप्टर 10 मार्क्स। ये जो रिमेनिंग 6 चैप्टर्स है दे ऑल ऑफ 10 मार्क्स। जैसे डिमांड सप्लाई कंज्यूमर बिहेवियर था 10 नंबर का, प्रोडक्शन
फ्रैक्शन एंड कॉस्ट था 10 नंबर का। अब ये वाला है, हाँ हाँ, पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है, क्यूए में भी, इको में भी, लॉ में भी और अकाउंट्स में भी। अब लॉ में तो कैलकुलेटर नहीं चाहिए, लेकिन इको में तो प्रैक्टिकल सब टॉपिक्स भी होते हैं, तो कैलकुलेटर बकायदा अलाउड है। ओके मधुसूदन, तो हम बात कर रहे हैं पब्लिक फाइनेंस। अब पब्लिक फाइनेंस में कुछ कुछ आपने पढ़ा है और काफी सारा नया पढ़ेंगे। तो जो आपने पढ़ा है उसमें से एक सवाल पूछते हो। फिस्कल पॉलिसी सुना है कभी? फिस्कल पॉलिसी, ये फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? रिलेटेड टू, आई डिडंट गेट इट, मनी सप्लाई? नहीं, बोरोइंग से रिलेटेड। और सोचो, आप बोलो हितेश, आप बोलिए, आप बोलो, सोचो सोचो, ये आपने पढ़ा है, 12th में पढ़ा था ना? बजट में ईयरली एस्टिमेट होता है, बजट इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। यस, तो फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं ना, दिस इज द पॉलिसी रिलेटेड टू टैक्स एंड सब्सिडी। क्या बोलते हैं? द पॉलिसी रिलेटेड टू टैक्स एंड सब्सिडी, या फिर बोलते हैं द पॉलिसी रिलेटेड टू पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या बोलते हैं? पॉलिसी रिलेटेड टू पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर। जब टैक्स लेती है गवर्नमेंट तो रेवेन्यू आता है, और जब सब्सिडी बांटती है तो एक्सपेंडिचर होता है। लिख लो फिस्कल पॉलिसी। कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स हम समझते हैं। फिस्कल पॉलिसी, दिस इज द पॉलिसी रिलेटेड टू टैक्स एंड सब्सिडी। दिस इज द पॉलिसी रिलेटेड टू टैक्स एंड सब्सिडी। जैसे जीएसटी, दैट इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। और दूसरी लाइन में लिखेंगे दूसरी डेफिनेशन, दिस इज द पॉलिसी रिलेटेड टू पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। द पॉलिसी रिलेटेड टू पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू अगर किसी का हिंदी है ऑनलाइन में तो आगम, पैसा कमाना इज रेवेन्यू, और खर्चा इज एक्सपेंडिचर। सो द पॉलिसी रिलेटेड टू पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब टैक्स और सब्सिडी से रिलेटेड पॉलिसी। पब्लिक फाइनेंस में ना 4 यूनिट्स हैं, और 4 यूनिट्स मिला के कितने का आता है? 10 मार्क्स का आता है। लिखा सबने? बोलो क्या फिर से आशी? द पॉलिसी रिलेटेड टू पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर। मेरी स्पीड ठीक है? ठीक से बता पा रही हो? यस। अब आता है मनी मार्केट, ये भी 10 मार्क्स का ऑफ कोर्स। इसमें मॉनेटरी पॉलिसी आती है। आपने सुना मॉनेटरी पॉलिसी? किसी ने सुना मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? इसको बोलते हैं द पॉलिसी रिलेटेड टू मनी सप्लाई। क्या बोलते हैं? द पॉलिसी रिलेटेड टू मनी सप्लाई। लिखो मॉनेटरी पॉलिसी। So this is the policy related to money supply. Policy related to money supply. बेटा कौन नोट इशू करता है हमारे देश में? आरबीआई नोट इशू करती है। तो ज्यादा करना चाहिए कि कम? ज्यादा नोट छापना चाहिए कि कम? वो तो देश की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना? तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है कि कितना मनी सप्लाई करे, कम करे, ज्यादा करे, एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, आरबीआई कौन सा नोट नहीं प्रिंट करता? 1 रुपये का नोट नहीं करता। कोई और चीज जो वो प्रिंट नहीं करता? कॉइन्स। कौन प्रिंट करता है फिर? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। क्यों नहीं करता ये? क्योंकि वो स्मॉल डिनोमिनेशन का है। सिक्के क्यों नहीं छापता आरबीआई? तो इसमें रीजन ये है कि गवर्नमेंट के पास में पहले से सिक्के बनाने की फैसिलिटी थी, मिंटिंग फैसिलिटी थी। हमारे देश में कितनी जगह सिक्के छपते हैं? 4 जगह। कौन सी जगह? कौन सी 4 जगह? बोलो बोलो।
मुंबई, नोएडा, देवास में नोट छपते हैं, देवास में नोट छपते हैं, तो कहाँ पे होता है? मुंबई में होता है, नोएडा में होता है, हैदराबाद में होता है, कोलकाता में होता है। 4 जगह सिक्के प्रिंट होते हैं, और वो किसकी फैसिलिटी है? गवर्नमेंट की फैसिलिटी। ठीक है। अब बेटा अगला वाला टॉपिक देखो, दिस इज स्पीकिंग अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड, जो अभी अहम मुद्दा चल रहा है, हमारे ऊपर तलवार रटक रही है कि क्या होगा, डर लग रहा है कि हमारे देश का एक्सपोर्ट कितना गिरेगा, क्या करें। तो मोदी जी ट्रैवल कर रहे हैं अब्रॉड, सबके साथ में मिल रहे हैं। तो बेटा अगर कंट्री विद इन द कंट्री ट्रेड होता है, देश के भीतर ही ट्रेड होता है, तब उसको कौन सा ट्रेड बोलते हो? डोमेस्टिक ट्रेड या इंटरनल ट्रेड। लेकिन जब कोई देश बाहर जाके ट्रेड करता है तब क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। इसके रूल्स कौन बनाता है? वेरी गुड, कौन बनाता है? डब्ल्यूटीओ। हितेश, डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर्स कहां पे है? डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर्स कहां पे है? जेनेवा। जेनेवा है स्विट्जरलैंड। ठीक है। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर्स कहां पे है? जेनेवा में, और ये स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। तो इसमें देखो 5 यूनिट्स है। इंटरनेशनल ट्रेड क्यों होता है, कितने प्रकार के टैरिफ्स होते हैं, डब्ल्यूटीओ क्या है, अब $1 बराबर कितना रुपी है, अब रुपए कमजोर पड़ते जा रहा है, तो इसको कंट्रोल कैसे करें? कौन करता है कंट्रोल एक्सचेंज रेट को? आरबीआई। ठीक है। कभी इन्फ्लुएंस करना होता है तो कौन करता है? आरबीआई। कैसे इन्फ्लुएंस करता है वो पढ़ेंगे हम। एफडीआई क्या होती है, नाम सुना है बेटा? एफडीआई, नारे, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो हमारे देश से $4 बिलियन एफपीआई निकल गया कल। कितना निकल गया? $4 बिलियन का एफपीआई निकल गया। ठीक है। तो ये क्या होता है, कैसे वर्किंग होती है, ये सब हम किस में पढ़ेंगे? इंटरनेशनल ट्रेड। और एक लास्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है इंडियन इकोनॉमी। ये आपने बचपन से पढ़ा है, क्लास 6 से ही पढ़ाना स्टार्ट कर देते। पक्का बता पाओगे कितने सेक्टर्स होते हैं? 3 सेक्टर्स। कौन कौन से? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। मैं उम्मीद करती हूँ ये सारे आंसर्स आप बताओ। ओके। सबसे ज्यादा नौकरियां, लाइवलीहुड कौन देता है? कौन देता है? प्राइमरी सेक्टर। हमारे देश में जितना भी जॉब्स है उसका 47% कम्स फ्रॉम प्राइमरी। प्राइमरी में क्या क्या आएगा महिमा? प्राइमरी मतलब जो नेचर से कनेक्टेड है बच्चा, एग्रीकल्चर है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स, मेटल्स मिनरल्स, है ना। तो ये क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर। हालांकि मेटल मिनरल को हमारा जो आईसीआई है वो सेकेंडरी सेक्टर में ले लेता है। ओके। अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग आती है। और टर्शरी में क्या आता है? सर्विसेज आता है। हम सबसे ज्यादा कमाते कहां से? कौन सा? सबसे ज्यादा कमाते कहां से? कहां से? ना, टर्शरी, सर्विसेज से सबसे ज्यादा कमाते। अभी May 25 के पेपर में पूछा था कि सर्विसेज में भी कौन सी सर्विसेज से सबसे ज्यादा कमाते हैं? आईटी। कहां से सबसे ज्यादा कमा रहे हैं? आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब हमारी सॉफ्टवेयर फर्म्स है ना, जो बहुत सारे देशों में काम कर रही है ना?
तो बेटा आज के सिलेबस मतलब आज के लेक्चर में मैंने आपको सिलेबस बताया, आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया, ओवरव्यू दे दिया कि हमें पढ़ना क्या, करेक्ट, व्हाट आर द टॉपिक्स, कितना वेटेज है। फिर हम कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कल से जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो विल बी बिगिनिंग विद द इंट्रो इटसेल्फ, ठीक है, मतलब चैप्टर 1 से इकोनॉमिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे क्या है, एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या क्या नया है। इकोनॉमिक्स तो मोर और लेस सबका पढ़ा हुआ है, माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, साइंस है कि आर्ट है, पॉजिटिव साइंस क्या होता है, नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है। तो एक एक सेक्शन पढ़ा पढ़ा के उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करवाते चले जाओगे, बिकॉज ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि यू कम टू नो कि व्हाट इज द पैटर्न विच इज कमिंग डाउन, कौन से सेक्शन से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपका परफेक्ट होता चला जाएगा। एक एक चैप्टर जब हम कवर अप करेंगे तो उसका हम टेस्ट भी लेते चले जाएंगे, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ना। पहले एक एक चैप्टर का टेस्ट होगा, फिर क्वार्टर टेस्ट होंगे, 4-5 चैप्टर्स मिला के टेस्ट होंगे, तो इस प्रकार से हमारी वर्किंग होगी। तो अभी जो मैंने पढ़ाया, डू यू विश टू आस्क एनीथिंग, कोई चीज जो आपको नहीं क्लैरिफाई हुई, कुछ पूछना चाहते हो? नहीं? ऑनलाइन के बच्चे कश्यप, मधुसूदन, त्रिशा, समृद्धि, प्रीत एंड जो भी बच्चे कनेक्टेड हो, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, आस्क मी। मेरा ठीक था बेटा, स्पीड ठीक था, कम्युनिकेशन ठीक था, समझा पा रही थी, इंग्लिश हिंदी का ब्लेंड ठीक था, है ना। कभी आपको लगे कि हिंदी में ज़्यादा बोलना है तो लेट मी, मैं हिंदी में ज़्यादा बोल लूँगी, दोनों लैंग्वेज में मेरा अच्छा कमांड है। तो जैसा जैसा होता जाए मुझे इनपुट्स देते जाओगे, ठीक है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से। टाइम अभी यही रहेगा, वो गणपति जी की आरती के कारण थोड़ा सा टाइम स्लॉट हमने चेंज किया है, तो आपका 11:30 से 12 का लंच ब्रेक हो जाएगा। उस समय एक्चुअली इको होना था, लेकिन अभी लंच ब्रेक कर दिया, एंड 12 o'clock से 1 o'clock तक इट वुड बी इको, 1 to 2 जो रहेगा दैट वुड बी योर लॉ, ठीक है। तो अभी आपकी बैचेस स्टार्ट होंगी 9:30, इट वुड गो ऑन टू 2, ठीक है। फिर बाद में गणपति जी के बाद में ये टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आपका लंच ब्रेक फिर 12:30 से करेंगे, ओके। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।